मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया तो जहाँ उसके कुछ कर्तव्य निर्धारित हुए वहाँ उसके कुछ अधिकार भी निर्धारित हुए कि ये अधिकार उसके मूलभूत अधिकार हैं एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते। और जैसे जैसे देश दुनिया में बदलाव आए, इन मानव के अधिकारों के ऊपर भी बातचीत होती रही, उनका विस्तार भी होता रहा। एक मानव दूसरे मानव के अधिकारों का हनन न करे, इसके लिए अलग अलग स्तर पर संगठन भी बनते रहे। देश विदेश में इस तरह के काफ़ी संगठन काम में हैं आज के वक्त में, और इन्हीं में से एक संगठन है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। आज उनके महासचिव डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे मानवाधिकार का इतिहास क्या है, जो इतने मानवाधिकार संगठन हैं ये किस स्तर पर काम करते हैं, इनका संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मुनावल जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है वो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जो लोग हैं, जो हमारे संगठन जो हमें देख रहे हैं, वो इसके बारे में जानना चाहें तो उनको क्या संक्षिप्त में कैसे बताएंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी देशवासियों को आज मानवाधिकार के दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, ताकि लोगों को सभी को जीने का समान अधिकार मिले। और जो आपका ये प्रश्न था कि दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन जो एक्ट पास हुआ था 93 में पास हुआ था जो भारत में, तो उसके बाद में ये गठन होने के बाद इन्होंने आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। कुदरत ने हमें अधिकार, जीने के अधिकार दिए हुए हैं, जैसे ग्लोबल अधिकार है, पानी है, धूप है, या चंद्रमा है, पृथ्वी पे चलने का अधिकार है। ये ऐसे अधिकार हमारे ग्लोबल अधिकार दिए हुए हैं, और कुछ अधिकार हमारे संविधान ने दिए हुए हैं, ताकि लोगों को समानता का अधिकार मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, कोई कहीं भी ऊंच नीच ना हो। तो इसी को लेकर कहीं मानवाधिकारों का हनन ना हो, तो इसीलिए इसकी जागरूकता अभियान के लिए एक आयोग का गठन किया था। तो एक ये आयोग इसमें काम कर रहा है। इसी के बाद हमारा नेशनल ह्यूमन राइट भी इसी की पैरल पे ये काम हमारा कर रहा है। आपका उसके पैरेलल काम कर रहा है। अब आते हैं इसके कामकाज के ऊपर। तो आपके पास जो अधिकतर जो केस आते हैं, किस तरह के केस आते हैं? कुछ केस आप अपने आधार पे भी उठाते होंगे, तो आप किसको समझते हैं कि मूलतः है ये जो है मानव के अधिकार हैं और इनका संरक्षण होना चाहिए? देखिए, लगभग 75 साल के लगभग आज़ाद हुए हमारा देश को हो गया है, लेकिन आज भी लोग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं या अपने अधिकार को जानना ही नहीं चाहते। तो 70 हमारे रेशो ये लगता है कि 70% लोग ऐसे हैं। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में, शहर-शहर में जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। और रही बात हमारे कार्यालय में संबंधित जो शिकायतें पहुंचती हैं, हर एक तरह की शिकायत आती हैं, जैसे संबंधित विभाग में है, कार्य में कोई पेंशन को लेकर, कोई वोटर को लेकर है, कोई पानी की समस्या को लेकर है, कोई पुलिस की जो ज़्यादा समस्या है, पुलिस के कारण हमारी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती या उस पर दबाव रहता है। इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हमारे पास आ रही हैं। तो आपके पास की मैं शिकायतें देख रहा था, जैसे कि आपने एक शिकायत लिखी है जाखल RPF थाने फतेहाबाद में महिला कांस्टेबल की तैनाती के बारे में। जी। एक आपने लिखा है जाखल रेलवे ओवरब्रिज मार्ग की हालत जो है जर्जर हो चुकी है, इसके बारे में। और एक आपने लिखा है अंडरपास के अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने के संदर्भ में। इसी तरह से आपने ये पंजाब के मुख्यमंत्री को भी लिखा हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी लिखा हुआ है कि आप सांसद, विधायक, निगम पार्षद अधिकारियों के साथ साथ इनको अधिकार तो दे देते हैं, इनको शक्तियां भी दे देते हैं, पर इनकी जिम्मेवारी तय नहीं करते। ऐसा ही है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये आपने जो पत्र लिखा है इसके पीछे की आपकी मंशा क्या रही? क्या इस तरह की आपको लोगों से बातें आई, शिकायतें आई, जिसके आधार पे आपको लगा कि ये लिखा जाना चाहिए? आप ये लगा लो, नीचे सत्र पर लगा लो, जैसे MC है, नगर पार्षद है, विधायक है, सांसद है, और भी अन्य अधिकारी, इनको सरकार ने शक्तियाँ दे दी गई हैं, लेकिन ये अपनी शक्तियाँ के साथ साथ इनकी कोई जवाबदेही तय नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन सुना गया है कि ये कहते हैं कि ये जनता के नौकर हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मालिक पे ही नौकर हैवी हो रहा है। आप किसी भी लोग जाते हैं, हमारे पास कहते हैं, बोला जी फलाने हमारे अधिकारी के पास कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन ये हमारे लिए तो बैठे हैं, तो इनकी जवाबदेही जनता के प्रति तय होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इनको आयोग को गठन करने के लिए लिखा है सरकार को, इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनके ऊपर भी जवाबदेही तय हो। जी, एक आपने पत्र ये लिखा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में हो रहे परिवर्तन के बारे में, क्योंकि पुलिस को लेकर अक्सर जो है मानवाधिकार का जो सीधा सीधा सवाल रहता है वहीं रहता है। तो इस कार्यप्रणाली में आपने किस बात को चिन्हित किया है और क्या चाहते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या तब्दीली होनी चाहिए? ये पत्र भी आपने पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी जी, ये हमारा सभी स्टेटों में ये पत्र लिखा गया है हमारे कार्यालय द्वारा
कि आम आदमी के पास कहीं पर्स गुम हो गया, मोबाइल गुम हो गया, कहीं किसी दिक्कत आ गई तो पुलिस स्टेशन ही जाता है। लेकिन आज भी 75 साल भाई, आज भी आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से कतराता है। एक शरीफ आदमी होता है, वो कहता है जी मेरे साथ चलिए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली जनता के प्रति आपस में तालमेल होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि ये मेरी मेरी एक सुनवाई के लिए मेरा एक कार्यालय है, एक मित्रता के तौर पे कार्यशैली होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारी, ऐसा नहीं कि सुरक्षा तंत्र इतना बड़ा मजबूत तंत्र है भारत देश में, कुछ अधिकारियों की वजह से ये पुलिस तंत्र है जो बदनाम हो रहा है। तो इनकी कार्यशैली जो है, इनका समय समय पर जागरूक अभियान चलाना चाहिए। सरकार अभियान तो चलाती है, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर वो कार्य ठप हो जाता है। लगातार ऐसे जो जनता के प्रति आपस में तालमेल कार्य है पुलिस के साथ चलने चाहिए। और कोई आदमी एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, सबसे बड़ी समस्या है। वो जांच के बाद में पता लगता है कसूर किसका है, लेकिन सबसे पहले उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए जो आदमी आया है उसकी। तो जनता के प्रति इनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि कार्यशैली में बदलाव होना चाहिए। लेकिन बड़े अधिकारी भी अच्छे अधिकारी हैं जो सुनते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी की वजह से, जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसी वजह से ये पुलिस प्रशासन में ये कार्य हो रहा है। तो मानव की ज़िंदगी में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस वक्त हम हैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के महासचिव डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ, और मैं नवल सिंह, और मेरे साथ इस वक्त हैं दीपक जी, और उनके साथ में हैं विक्की जी। और हम इस वक्त नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के महासचिव के साथ बैठकर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है उसके दिवस पर ये चर्चा कर रहे हैं कि मानव के अधिकार क्या क्या हैं और उसके जो कर्तव्य हैं उसका तो हमेशा बातचीत होती है, उसको कहा जाता है आपके कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है डॉक्टर साहब कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम मान लें कि ये मानव के अधिकार हैं। ऐसी भी कुछ बातें होती होंगी ना कि कई बार हम कह देते हैं कि ये मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या को महसूस कर रहा है तो वो किस तरह से आपसे रूबरू हो, कैसे आपसे बातचीत करे और कैसे आप ये तय करते हैं कि ये मानव अधिकार है कि नहीं? देखो, ये संविधान ने कुछ तो ग्लोबल अधिकार दिए हुए हैं, कुदरत के अधिकार दिए हुए हैं। आप सपोज करो आपको सड़क पे चलना है, ज़मीन में चलना है, ये तो कुदरत के अधिकार हैं। आपको धूप चाहिए तो धूप को कोई रोक नहीं सकता, हवा को रोक नहीं सकता। अगर हवा ही नहीं आपको मिलेगी तो आप जी कैसे पाओगे? कुदरत के अधिकार हैं। कई बार ये मामून ऐसा हो कि हाँ मेरी दीवार खिंच गई है, मेरे को हवा पानी की नहीं आ रही, तो उसको महसूस, उसको कुदरत के अधिकार छीने जा रही हैं। तो ये तो कुदरत के, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं, वो उनको नहीं मिल पाते। तो उनको, उनके लिए नेशनल ह्यूमन राइट उनको जागरूक इसीलिए जागरूक करती है, लोग अपने अधिकारों के प्रति खुद जागरूक हों। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ अधिकारों की बात होती है जिसको एक देश सपोर्ट नहीं कर रहा होता। कई बार एक देश का दूसरे देश के ऊपर युद्ध हो गया, तब भी मानव अधिकार जो काउंसिल्स हैं या आपकी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, इनके ऊपर बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं। इनके बारे में नमल जी मैं बता दूं कि अब जैसे मेरा जो जन्म स्थल है वो जाखल मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा में है। लोकल समस्याएं जो हैं जाखल की, तो हम उठाते ही उठाते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय लेवल की समस्या हमारे कार्यालय में आती है। हमारी टीम है, हमारे अलग अलग सेल बने हुए हैं, वो हमारे ग्रीन्स में काम करते हैं। वो सेल उसी संबंधित विभाग में ये कार्य करते हैं राष्ट्रीय लेवल पे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे अधिकारी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अमेरिका में, कनाडा में, स्पेन में हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय में मुद्दे, हमारे पीछे से अभी चाइना में जो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग हुई थी, हमारे चेयरमैन गए थे। ऐसे ऐसे हमारी वहाँ डिस्कस चलती रहती है, हर साल में हमारा जाना आपके उन संगठनों से गठबंधन रहते हैं, वार्ता रहती है समय समय पे। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसके अलावा विदेशों में भी जो मानवाधिकार संगठन चलाने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत होती है और समय समय पर इस पर भी बात होती है कि मानव के जो अधिकार हैं इनमें विस्तार कैसे आता जा रहा है। क्योंकि एक समय था जिस वक्त मानव को गुलाम बना के रखा जाता था, मगर बाद में ये बात अस्तित्व में आई कि मानव को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। समय ने इस चीज़ को बदलाव दिया। तो डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान में ग्लोबल जो वार्मिंग है इसकी बातचीत चलती है, पर्यावरण की बातचीत चलती है। तो पर्यावरण के संरक्षण और मानव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसको लेकर भी आप लोग कुछ करते हैं? देखिए, अब आप लगा लीजिए पाकिस्तान से हमारे मैत्रिक संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ भी प्रदूषण फैल रहा है इंडस्ट्री की वजह से है या कोई सीमेंट फैक्ट्री है फैल रहा है, तो उसके लिए आवाज़, क्योंकि उनका जो पर्यावरण है वो हमारे यहाँ ही प्रदूषित करेगा, तो यहाँ भी हमारे जान को, तो वो भी आवाज़ हम उठाते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो। हमारे संबंध अच्छे हैं नहीं है, लेकिन मानव को जीने का अधिकार तो सबके लिए बराबर है। तो इसलिए एक हमारे एक हरित सुंदरा के नाम से एक हमारी कार्यक्रम चलता है पेड़ पौधों के लिए। वो नेशनल गवर्नमेंट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लें ताकि ऑक्सीजन मिले लोगों को और हरियाली लें। ये हमारा कार्य पैरल इसके चलता रहता है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी महामारी की तरह बातचीत चली कोविड की, उसके बारे में बात कर लें। कोविड का मुद्दा हमेशा छाया रहता है कि उसके अंदर मानवाधिकार का हनन हुआ है या संरक्षण हुआ है। उसको लेकर आपकी जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या सोचती है? देखिए,
कोविड जो है एक विश्व महामारी थी, ठीक है। कोविड चली, उसमें लाखों हज़ारों लोगों की मौत भी हुई। तो उसके बाद में सरकार द्वारा वैक्सीन भी बनाई गई और वैक्सीन भी लगी। लेकिन उस दौरान ऐसे बेरोजगार व्यक्ति, ऐसे कोई गरीब आदमी की मृत्यु हुई। सरकार ने उनको 50 हज़ार देने का मुआवजे का ऐलान भी किया, लेकिन 50,000 है एक मतलब एक भद्दा मजाक हुआ उनके साथ, क्योंकि वो बेरोजगारी के कगार पे थे कि उनकी मृत्यु होगी उनकी। इनको एक गठन, कोविड का एक गठन करना चाहिए ताकि उनको 5-5 लाख रुपया इनको मुआवजा दें और इनको चिन्हित करें भी जो कोविड में डेथ हुई हैं, तो इनकी मुआवजा राशि, इनका रोज़गार इनका देखा जाए। जी, हाँ जी। तो कोविड के साथ साथ अब डेंगू भी चला हुआ है। डेंगू की जवाबदेही तो सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की है। अब डेंगू के लिए, अब छिड़काव के लिए हमने अब ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी आवाज़ उठाई है कि इनकी जो फॉगिंग होती है वो समय समय पर फॉगिंग की जाए। तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ना, कि डेंगू फैल रहा है, उससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, मृत्यु का कारण क्यों है, इनकी जवाबदेही तय। अगर किसी डेंगू से मौत हो रही है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्यों हुई है, किस कारण से हुई है। किसी कमी तो रही होगी ना, फॉगिंग नहीं हुई, दवाई नहीं मिली, किस कारण दवाई नहीं मिली, किस हॉस्पिटल में दवाई नहीं थी, उसकी अधिकारी की जवाबदेही तय हो। अगर इनकी जवाबदेही तय हुई तो हो सकता है इनकी मौत का ग्राफ ही ना हो। तो एक बात और बताइए, अभी इतने सारे मानवाधिकार संगठन हैं, आप भी अपने आप को एक मानवाधिकार संगठन कहते हो, तो इसमें चिन्हित कैसे होगा कि कौन सा संगठन जो है वेरीफाइड है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्योंकि कई बार इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि मानवाधिकार के नाम पर ठगी हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे हर एक तरह के लोग होते हैं। हमारी जो, हम तो अपनी मानवाधिकार जो काउंसिल जो है, जो गठन किया है 2011 में, ये ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है, ये पत्राचार करती है। हम तो कहते हैं कि अपना कोई बेरिंग लेटर भी हमें डाल देना बगैर किसी टिकट के, तब भी हम उसको उसकी सुनवाई करते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है, ऑफिशियल ट्विटर आईडी है, हमारी फेसबुक आईडी है। 24 घंटे हमारे चेयरमैन का नंबर जो ऑन रहता है, रात को 12 बजे भी आप कॉल कर सकते हो। तो मैं भी हर दिन 24 घंटे सोशल मीडिया पे अपडेट देता हूँ। कोई भी किसी भी तरह की अगर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसकी आवाज़ संबंधित अधिकारी, भारत सरकार, राज्य सरकार, मानव अधिकार आयोग, चाहे वो कहीं भी वो मसला रखना पड़े तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा कोई ये फूल मालाओं तक सीमित नहीं है हमारा ये। आप सोचो कि फूल मालाएं लग रही हैं और गाड़ी में झंडी लग रही है या स्टिकर लग रहा है, हमारा उससे नहीं। हमें तो कोई रात को फ़ोन भी कर दे, आप मीडिया से हो नवल जी, अगर आप कोई खबर भी लगाते हो, हमें टीवी पे भी खबर नज़र आती है तो हम उसका स्पष्टीकरण लेते हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। सुबह अखबार में खबर छपती है कि यहाँ ये मानवाधिकार, उसका अखबार को स्पष्टीकरण करने के बाद में फिर भी हम उस पर संज्ञान में लेते हैं। आप उसका भी संज्ञान लेते हैं। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस टाइम, मैं उनको बता दूं कि मैं नवल सिंह और मेरे साथ इस वक्त हैं दीपक जी और साथ में विक्की जी हैं, और इस वक्त मैं बैठा हूं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के जो महासचिव हैं डॉक्टर राजेश के साथ, और आज है राष्ट्रीय मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार दिवस, और इस वक्त हम उनसे बातचीत कर रहे हैं मानवाधिकार के बारे में। और मैं बता दूं कि जो इन्होंने बताया है कि इनका ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है और फ़ोन नंबर है। अगर आप ये देखना चाहें तो आप हमारे जो लिंक्स हैं, जो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसके नीचे आपको लिंक मिलेगा, यूट्यूब में भी नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा इनका दावा है, जब आप फ़ोन करेंगे या इनसे संपर्क करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा इनका दावा है या इस सच में लोगों से संपर्क करते हैं। नवल जी, एक बार मैं एक और रखना चाहूँगा कि सबसे पिछड़ा हुआ मानवाधिकार आयोग हरियाणा का रहा है। इसका गठन बहुत काफ़ी समय बाद हुआ है। ये ना, मैं इसी सवाल पे ही आ रहा था, तो आप आ गए इसके ऊपर। चलिए, आपने बातचीत शुरू कर दी। मेरे को बताइए कि जो सरकारी, जिनको कहा जाता है मानवाधिकार, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो सारे प्राइवेट बने हुए हैं, ये सारी संगठन है, सरकारी और आप में क्या फ़र्क है और किस तरह से आप उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे स्पष्टता से? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन होने के बाद फिर ये राज्य का गठन हुआ, लेकिन ये गैर राजनीतिक, इनका राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये राजनीति के ऊपर अटैच होकर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, लेकिन ये राजनीति के दबाव में कार्य नहीं करते, ठीक है। हम लोग उठाते हैं, इसलिए ये लोग हमारी सपोर्ट नहीं करते। एक आयोग है, इनको आयोग को निष्पक्ष होकर जांच करनी ही चाहिए, लेकिन नहीं करते। तो हम ग्राउंड लेवल पर इसकी आवाज़ उठाते हैं। अब एक छोटा सा किस्सा आया था, 2 साल पहले की बात है कि चंडीगढ़ पंजाब सचिवालय में अब किसी भी शिकायत को हम लेके जाते हैं तो हमें रिसीविंग नहीं दी जाती थी, लोगों को रिसीविंग नहीं दी जाती थी। हालांकि उनका अब किसी की शिकायत है और रिसीविंग नहीं है उसके पास, तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती थी। लेकिन हमें लंबा संघर्ष का हमें करना पड़ा। उसके बाद में तो सरकार को इमीडिएटली वो सचिवालय में उसका ऑफिस खोलना पड़ा। अब वहाँ पे रिसीविंग मिलनी शुरू हो गई है लोगों की शिकायत पत्र। और अभी भी पीछे 3-4 साल पहले आपको भी याद होगा, आपकी प्रेस से ही, मीडिया से ही मुद्दा उठा कि सधानी गांव में कैंसर फैल रहा है।
तो उसके लिए भी लंबा संघर्ष हमने किया। उसके स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ से टीमें आई, सैंपल ली गई, लोगों के इलाज के लिए ली गई है और हमारे साथ कोऑर्डिनेटर 6 महीने रहा, तब जाके इनके पानी की समस्या हल की गई और वो पानी की समस्या नहरी द्वारा उस गांव को दी गई। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कर रही है। तो जहाँ जहाँ आपके अधिकारी बैठे हैं वहाँ वहाँ की समस्याएं उठती हैं, इसके अलावा भी जो और कार्यकर्ता हैं वो भी काम कर रहे हैं आपके, या कार्यकर्ता मिलकर लोगों के पास फैक्ट फाइंडिंग के भी जाते हैं? फैक्ट फाइंडिंग टीम रहती है आपकी? हमारा एक शिकायत निवारण हमारा एक सेल है, वो सेल देखती है, पर्यावरण का अलग सेल देखती है। ये अलग अलग सेल बने हुए, अलग अलग हमारे अधिकारी हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारी शिकायतें जाती हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी और इनसे हमने बातचीत की। और आज है विश्व मानवाधिकार दिवस और इसकी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और आखिर में मैं आपको सिर्फ छोटी सी यही बात कहूँगा कि जब अधिकारों की बात होती है तो उसको लेकर एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आपके अधिकार और मेरे अधिकारों में क्या फ़र्क है, तो उसने कहा कि ये जो मैं छड़ी घुमा रहा हूँ ये वहीं तक घूमेगी जहाँ तक आपकी नाक नहीं है। अगर ये घूमती हुई मेरी नाक पर लग जाती है तो वहाँ जाकर मेरा भी अधिकार शुरू हो जाता है और आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हम दूसरे के अधिकार की भी बात करें। जब हम दूसरे के अधिकार का सम्मान करेंगे तभी हमारे अधिकार की भी रक्षा हो पाएगी। तो डॉक्टर राजेश का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की और हमें बताया कि मानव के अधिकार जो हैं वो प्रकृति के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, मानव समाज के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और किसी भी देश के संविधान के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वार्ता बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वार्ताओं के लिए अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। और मेरे साथ इस वक्त हैं दीपक जी और विक्की जी जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर राजेश का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी नवल जी, एक बार कहना चाहूँगा कि हमारी नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमें कोई भी निष्पक्ष ये काम के लिए कार्य करता है तो हम निष्पक्ष तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल। आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने इस वार्ता को सुना। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।